बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेश जी। माँ कारुणिक बुद्ध को सादर नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राव जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरसी के इस गूगल मीट में हर दिन हम किसी नए विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। उसी कड़ी में आज मुझे अवसर मिला है कि आधुनिक भारत में धम्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भिक्खु जगदीश कश्यप की भूमिका के बारे में, उनके योगदान के बारे में चर्चा करूं। और निश्चित रूप से यूं कहा जा सकता है कि यद्यपि उनका जन्मदिन कल था, 2 मई 1908 को रांची के गांव में उनका जन्म हुआ था, लेकिन विषय बड़ा महत्वपूर्ण लगा और इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि स्कूल या कॉलेज में अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को पढ़ते हुए जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो चाहे भारत की शिक्षा शास्त्रियों की बात हो, चाहे भारत के राजनीतिक विचारकों की बात हो, चाहे भारत के समाज शास्त्रियों की बात हो, वहां पे बहुजन वैचारिकी के जो लोग हैं या फिर भारतीय समाज सुधारकों की भी बात करते हैं, तब भी हम स्वामी विवेकानंद के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, राजा राममोहन राय के बारे में तो बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले के बारे में या फिर यूं कहें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में एक कोने में बहुत ही संक्षिप्त सा पैराग्राफ दे दिया जाता है। तो वो चीजें जो स्कूल और कॉलेज में हम पढ़ नहीं पाते, जिनके बारे में जान नहीं पाते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में बहुजन एंगल से ऐसे असंख्य व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने भारत में बहुजन समाज को आगे लाने के लिए, बहुजन आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए निस्संदेह बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। तो उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जब हम धम्म की बात करते हैं, जब हम माँ कारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं, तब निश्चित रूप से हम इस बात को समझते हैं, पढ़ते हैं कि आधुनिक भारत में ये बात तो निर्विवादित रूप से सच है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म को जनबल दिया, लोग दी, जनसंख्या दी, जो धम्म की दीक्षा ले रही है, जो धम्म के अनुसार आचरण कर रही है। लेकिन धम्म को, उस वैचारिक विरासत को, उस साहित्यिक विरासत को आधुनिक काल में लोगों के सामने लाने में और जन जन तक पहुंचाने में जिन 3 लोगों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें मां पंडित राहुल सांकृत्यायन, बदंत आनंद कोसलायन और भिक्खु जगदीश कश्यप का नाम, इस तिकड़ी का नाम बहुत ही प्राथमिकता के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो एक बार हमने महापंडित राहुल सांकृत्यायन के भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान में योगदान पर चर्चा करी थी। उसी कड़ी में चूंकि कल जन्मदिन था भिक्खु जगदीश कश्यप का, तो हम बात कर रहे हैं भिक्खु जगदीश कश्यप के भारत में धम्म के उत्थान के में उनके योगदान के बारे में। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 मई 1908 का उनका जन्म हुआ था और एक साधारण से परिवार में दूसरे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी। रांची तक वो 10वीं क्लास उनकी वहीं तक हुई। उसके बाद उन्हें लगा कि पटना जो है ब्रिटिश काल में बहुत सी गतिविधियों का केंद्र था उस वक्त। तो स्वाभाविक रूप से जगदीश कश्यप भी अपने कॉलेज की शिक्षा के लिए पटना चले आए और यहाँ पर बीए के बाद, एमए के बाद जब उन्होंने फिलोसफी पढ़ी एमए में और संस्कृत की भी पढ़ाई ठीक ठाक करी, और जब उनकी इच्छा ये हुई कि मुझे अब पाली भाषा के बारे में और धम्म के बारे में लिखना, पढ़ना, जानना, समझना है, क्योंकि शुरुआत से इनका परिवार आर्य समाजी था और स्वभाव से देश भर में उस वक्त जो आंदोलन की गतिविधियां चल रही थी, देश को आजाद करवाने की जो गतिविधियां चल रही थी, एक स्टूडेंट के रूप में निश्चित रूप से भिक्खु जगदीश कश्यप, जिनका नाम जगदीश नारायण था भिक्खु बनने से पहले, वो भी उन गतिविधियों में सम्मिलित हुए, सहभागी बने। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आई बात कि आर्य समाज जिन चीजों के बारे में दावा करता है वो सुधार की बातें तो करता है, लेकिन भारतीय समाज की जो सबसे विकृत वस्तु है, जो संस्था है जाति नाम की, जाति के विनाश के बारे में, जाति के उन्मूलन के बारे में आर्य समाज की कोई मानसिकता नहीं है, न वो उस पर काम करना चाहती है, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से संतुष्ट होकर बैठने वाले लोग आर्य समाजी बने हुए हैं। तो इस बात को देखकर उनका आर्य समाज से मोह भंग होता है और फिर जब पाली और बुद्धिज्म पढ़ने की उनकी इच्छा जागृत हुई तो उन्हें ये सूचना मिलती है, उन्हें ये जानकारी मिलती है कि इस वक्त पूरी दुनिया में यदि धम्म का
सर्वाधिक प्रामाणिक अध्ययन कहीं पे किया जा सकता है, त्रिपिटक ग्रंथों का सबसे बेहतर ढंग से अध्ययन कहीं पे किया जा सकता है, तो वो श्रीलंका में जो विद्यालंकार महाविहार है, पूरी दुनिया के बौद्ध विद्वान वहां पे आते थे पढ़ने लिखने के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए। तो वहां जाकर पढ़ना चाहिए, वहां एडमिशन लेना चाहिए। और अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए जगदीश नारायण एक पत्र लिखते हैं इसी विद्यालंकार महाविहार के जो मुखिया थे उनको, कि मैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने का जिज्ञासु एक विद्यार्थी हूँ और आपके वहां आकर अध्ययन करना चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो, आप प्रवेश देना चाहें, तो मैं वहां आना चाहूंगा। लेकिन निराशा होती है जगदीश नारायण को ये जानकर कि उस महाविहार से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आता, कोई भी रिप्लाई नहीं आती। लेकिन संयोग से उसी महाविहार में उन दिनों में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ठहरे हुए थे। और जब उन्हें इस बात की सूचना मिलती है कि भारत से एक युवा श्रीलंका में आकर धर्म का अध्ययन करना चाहता है, त्रिपिटक साहित्य का अध्ययन करना चाहता है, पाली भाषा सीखना चाहता है, तो फिर वो रिप्लाई करते हैं और महापंडित राहुल सांकृत्यायन एक लेटर लिखते हैं। न उस विहार के मुखिया तो लेटर नहीं लिखते, लेकिन राहुल सांकृत्यायन पत्र लिखते हुए जानकारी देते हैं जगदीश नारायण को कि आप फलां जगह पे काशी में एक बहुत ही बड़े इतिहासकार भारत में हुए हैं, काशी प्रसाद जायसवाल, कि उनके घर पे पटना में आप मुझे मिले और मैं भी वहीं पे आपको मिलूंगा। अब जगदीश नारायण काशी प्रसाद जायसवाल के घर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से जो बौद्ध साहित्य, बहुत ही दुर्लभ बौद्ध साहित्य लेकर आए थे, वो पड़ा हुआ है। और वो सब देखने जानने के बाद उनकी रुचि और बढ़ जाती है। वहीं पे मुलाकात होती है महापंडित राहुल सांकृत्यायन से, और फिर जगदीश नारायण के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वो प्रेरित करते हैं उन्हें श्रीलंका जाने के लिए, सिफारिश करते हैं श्रीलंका उनके एडमिशन की, और साथ ही बहुत ही बारीकी से ये समझाते भी है कि यदि आपको धम्म में रुचि है, आपको महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं में रुचि है, तो आपको बहुत गहराई से पढ़ना और समझना चाहिए, पहले चीजों को जानना चाहिए और फिर उनको आचरण में उतारते हुए उसके उपदेश देने चाहिए, उनकी देशनाएं देनी चाहिए। इस तरह से उस युवक जगदीश नारायण की श्रीलंका जाने की यात्रा का आरंभ होता है। और श्रीलंका पहुंचने के बाद वहां के विद्यालंकार महाविहार में वहां के जो महाथेरो थे, जो मुखिया थे उस विहार के, उनके सानिध्य में वो चीवर लेते हैं, उनकी पबज्जा होती है और वो भिक्षु बन जाते हैं। यहीं से उनका नाम जगदीश नारायण से भिक्षु जगदीश कश्यप हो जाता है। और बहुत ही कम समय में अपनी कुशागर बुद्धि के बल पर जगदीश कश्यप त्रिपिटक के संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पाली के बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं और निश्चित रूप से उनकी गिनती श्रीलंका के उस समय के जो बुद्धिज्म के जो टॉप क्लास के विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनमें होने लगती है और उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगती है। वहीं पे रहते हुए वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है त्रिपिटक में, दिग निकाय, उसका हिंदी अनुवाद करते हैं, देवनागरी में अनुवाद करते हैं। और उसके बाद फिर जब वापिस भारत में लौट के आते हैं, तब सारनाथ, क्योंकि प्राचीन काल से ही धम्म की विरासत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा था, तो उनका भी आगमन वहीं पे होता है। और यहाँ पे अनागारिक धम्मपाल पहले से महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से धम्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। और 1936-37 का काल वो दौर था जब पूना पैक्ट हो चुका था और भारत में अछूतों के प्रतिनिधित्व का सवाल, उनकी शिक्षा का सवाल, उनके लिए नौकरियों का सवाल, निश्चित रूप से चारों तरफ इसकी चर्चाएं हो रही थी। तब महाबोधि सोसाइटी ने भी गया में एक स्कूल खोला अछूत बच्चों के लिए और उस स्कूल के हेडमास्टर नियुक्त किया गया भिक्षु जगदीश कश्यप जी को। और बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही एकाग्रता के साथ न केवल वो स्कूल में अध्यापन करवाते हैं, बल्कि साथ ही साथ बहुत कम समय में अपने आस पड़ोस में धम्म की जो दशा थी, बौद्ध स्थानों की जो दशा थी, उनको देखकर वो बड़े चिंतित भी होते हैं, आहत भी होते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध की हजारों साल पुरानी विरासत का ये हाल, ये बदहाल हुई पड़ी है। और वो बहुत प्रभावित होते हैं कि निश्चित रूप से अब धम्म के लिए काम किए जाने की जरूरत है। उस स्कूल में काम करने के साथ साथ जब उन्हें अवसर मिलता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चूंकि बहुत से विद्यार्थी आते थे और कश्यप जी को लगा कि जो ज्ञान मैं श्रीलंका से लेकर आया हूँ, जिस पाली भाषा का ज्ञान मुझे है, जिन जिन त्रिपिटक ग्रंथों का ज्ञान मुझे है,
वो इस नई पीढ़ी के विद्यार्थियों के साथ बांटनी चाहिए। तब एक बिजनेसमैन थे उस दौर में जिनका नाम जुगल किशोर बिड़ला था। उनकी उनकी सिफारिश पर जगदीश कश्यप जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट मिलता है। लेकिन वहां भी जिस तरह का भेदभाव चल रहा था, वो देखते हैं कि जिन विद्यार्थियों की पाली भाषा पढ़ने की इच्छा होती थी या फिर बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने की इच्छा होती थी, उनके लिए शर्त थी कि आप पहले संस्कृत पढ़कर आएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ना चाहते थे, उनके लिए पाली या बौद्ध दर्शन पढ़ना जरूरी नहीं था। और दूसरा एक खराब चीज ये भी हुई इस भेदभाव को देखते हुए कि पूरा का पूरा विश्वविद्यालय का जो प्रशासन था या फिर उसके जो जिम्मेदार लोग थे, वो ये प्रयास करते थे कि पाली भाषा की तरफ कम से कम विद्यार्थी जाए। तो कुछ वर्षों तक दो चार विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद अंततः उनका मोह भंग हुआ कि इतने से विद्यार्थियों के साथ काम करना, इतनी प्रतिभा के साथ ये ठीक नहीं होगा, मुझे कुछ और काम करना चाहिए। और फिर वो एक और निर्णय करते हैं, और निर्णय था वहां से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद लगभग 1947 के आसपास, जब देश आजाद होने वाला था और निश्चित रूप से न केवल पूरे देश की परिस्थितियां बदल रही थी, बल्कि भारत में धम्म के लिए जो काम करने वाले लोग थे उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही तेजी से बदल रही थी। तो जगदीश काश्यप जी को लगा कि बिहार निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। और न केवल केंद्र रहा है, बल्कि जगह जगह बिहार का तो नाम ही इस वजह से बिहार है क्योंकि यहाँ गांव गांव में बिहार रहे हैं, जगह जगह पे बिहार रहे हैं। तो उनको ख्याल आता है, जो मगध का क्षेत्र था वो वहां भ्रमण करते हैं, क्योंकि ये भी धर्म की गतिविधियों का एक प्राचीन केंद्र रहा था। और इसी के पास में एक गांव था जिसका नाम सारीचक था, और ये महान भिक्षु, प्राचीन का भारत के महान भिक्षु सारीपुत के नाम से जुड़ा हुआ गांव था। तो इन सारी चीजों को देखकर वो प्रेरित होते हैं कि मुझे न केवल एक बौद्ध विद्वान बनकर किसी कमरे में बैठ जाना चाहिए, बल्कि लोगों के बीच भी जाना चाहिए और पूरे देश भर में इस बिहार की धरती से एक सांस्कृतिक आंदोलन, बौद्ध धर्म का एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो मगध के गांवों का भ्रमण शुरू करते हैं। और कई सदियों बाद मगध के लोग पहली बार किसी चीवरधारी भिक्षु को देखते हैं। और भिक्षु जगदीश कश्यप गांव गांव में घूमते हुए लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि बिहार की धरती हजारों सालों से धम्म की गवाह रही है, धम्म की गतिविधियों का केंद्र रही है, धम्म की पोषक रही है। और कुछ खराब दौर आने की वजह से हम सब लोग धम्म से दूर हो चुके हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर घूमते हुए उनको धम्म की चीजों को, धम्म की विरासत को समझने का अवसर मिलता है, लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है। उन्हीं दिनों में गया में एक पाली कॉलेज चल रहा था। अब उन्हें फिर अवसर मिलता है कि वो वहां जाकर अध्यापन का काम करें, और वो जाते हैं, निश्चित रूप से वहां पढ़ाने लगते हैं। लेकिन फिर उनके मन में एक और ख्याल आता है, और यहीं से ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुझे नजर आता है भिक्षु जगदीश कश्यप का भारतीय बौद्ध समाज के लिए। उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों न अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पाली और बौद्ध दर्शन का केंद्र बनाया जाए, और वहीं पे बनाया जाए उसी नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, भारत की अमूल्य धरोहर जो रही है, जो सदियों तक कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रही है, उसी जगह पर नव नालंदा महाविहार की स्थापना की जाए। और इसी उद्देश्य के लिए वो लोगों को आंदोलित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनका सहयोग जुटाने के लिए जगह जगह पे भ्रमण शुरू करते हैं। संयोग से उन दिनों बिहार के जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, वो भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मानसिकता के जगदीश चंद्र माथुर करके एक आईएएस थे। वो भी इस बात से सहमत होते हैं कि निश्चित रूप से इस तरह के संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि इस संस्थान के लिए जमीन कौन उपलब्ध करवाए, क्योंकि सरकार निश्चित रूप से उदासीन थी और इतना धन भी नहीं था कि जमीन खरीदी जा सके। संयोग से इस्लामपुर नाम की एक जगह पर जब भिक्षु जगदीश का सब भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे, तो वो एक मुस्लिम के दरवाजे पर, जो बहुत ही प्रभावशाली मुस्लिम थे, वहां के सामंत या जमींदार जैसी हैसियत रखते थे, उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। और जब भोजन दान की बात आती है, तो वो मुस्लिम जमींदार पूछता है कि भिक्षा में आपको क्या दिया जाए। और भिक्षु जगदीश कश्यप
का इतना मधुर व्यवहार था, इतनी मधुर वाणी थी, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, इतने सीधे साधे दिखते थे कि वो कहते हैं कि आपके पूर्वजों पर ये कलंक है कि आपने बौद्धों की एक बहुत ही महान विरासत नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया था आज से हजारों साल पहले। लेकिन आज मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, आपके पास अवसर है, यदि आप चाहे तो अपने माथे से, मुस्लिम कौम के माथे से उस कलंक को धो सकते हैं और आप मुझे जमीन दान करें जिस पर मैं नव नालंदा महाविहार की स्थापना कर सकूं। और वो जो मुस्लिम जमींदार थे वो इतने प्रभावित होते हैं भिक्षु जगदीश कश्यप की इस बात से, उनके व्यक्तित्व से और उनके उद्देश्य से, कि वो, ऐसा पढ़ा मैंने कि उनके भिक्षा पात्र में 11 एकड़ जमीन का पट्टा या फिर जमीन के कागजात डाल देते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ से ये दान है, आप नव नालंदा महाविहार की स्थापना यहाँ पे करें। और यहीं से शुरुआत होती है। बल्कि 1951 में इसी महाविहार का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भी भिक्षु जगदीश कश्यप का व्यक्तित्व, उनकी तार्किकता और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता ही कही जाएगी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके घर पे अछूत लोगों को पानी पिलाने तक की मनाही थी, उनके कुएं से अछूत लोग पानी नहीं ले सकते थे, वही राजेंद्र प्रसाद भिक्षु जगदीश कश्यप के निवेदन पर न केवल महाविहार का शिलान्यास करने आते हैं, बल्कि जब बर्मा में वो विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भिक्षु जगदीश कश्यप को साथ लेके जाते हैं। और कश्यप जी अपने साथ बोधि वृक्ष की एक टहनी लेकर जाते हैं और बर्मा के मुखिया लोगों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को भेंट करते हुए कहते हैं कि भारत की आजादी के उपलक्ष्य में भारत की तरफ से ये भेंट आपको है, ये बौद्ध विरासत की भेंट हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से उस महाविहार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है और धीरे धीरे ये महाविहार इतना बड़ा हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है। आप भिक्षु जगदीश कश्यप इस महाविहार के डायरेक्टर के पद पर काम करते हैं लंबे समय तक, और आज ये महाविहार एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में निरंतर काम कर रहा है। आज भी, कल भी मैं देख रहा था अखबारों में कि भिक्षु जगदीश कश्यप के जन्मदिन को मनाने की खबर उसी महाविहार से पढ़ रहा था किसी अखबार में। तो एक बहुत ही दूरदर्शी और ऐतिहासिक काम जो भिक्षु जगदीश कश्यप करते हैं, वो नव नालंदा महाविहार की स्थापना का था। इसके बाद उनका ध्यान एक और महत्वपूर्ण चीज की तरफ जाता है, क्योंकि श्रीलंका में रहते हुए त्रिपिटक ग्रंथों के अध्ययन के बाद और साथ ही पाली भाषा को पढ़ने समझने के बाद उनकी समझ इस मामले में और विकसित हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश काल में पाली टेक्स्ट सोसाइटी काम कर रही थी, जिसकी स्थापना शायद किसी अंग्रेज ने ही की थी, और वो धर्म ग्रंथों के इंग्लिश में ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे। तो जगदीश जी देखते हैं कि जो पाली भाषा के ग्रंथ विदेशी भाषा में अनुवादित हो रहे हैं, चीनी भाषा में उनके अनुवाद हो चुके, जापानी भाषा में अनुवाद हो चुके, अंग्रेजी भाषा तक में अनुवाद हो चुके, लेकिन देवनागरी या हिंदी भाषा में वो उपलब्ध ही नहीं था। तो वो एक और साहसिक और महत्वपूर्ण काम का बीड़ा उठाते हैं। यद्यपि वो श्रीलंका में रहते हुए ही दिग निकाय का हिंदी अनुवाद कर चुके थे, और मिलिंद पन्ना ग्रंथ का हिंदी अनुवाद आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी भिक्षु जगदीश कश्यप का ही किया हुआ है। तो फिर वो पूरे के पूरे त्रिपिटक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद का बीड़ा उठाते हैं, और संयोग से 1956 में जब कुछ समय बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अक्टूबर के महीने में धम्म दीक्षा लेते हैं, उसी साल मई के महीने में जो बुद्ध पूर्णिमा आई, वो महाकारुणिक बुद्ध का 25वां जन्मदिन था एक तरह से। तो वो 25वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार भी एक निर्णय करती है कि हम देश भर में जो भी बौद्ध विद्वान हैं, जो भी विद्वान भिक्षु है, उनके कोऑर्डिनेशन से, उनके सानिध्य में और उनकी सक्रियता से जो त्रिपिटक ग्रंथ है उनका देवनागरी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करेंगे। और निश्चित रूप से ये भी एक ऐतिहासिक काम था, और इस संपादन का काम, इस काम की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को मिलती है वो भी भिक्षु जगदीश कश्यप ही थे। और बहुत ही अथक मेहनत के बाद, लगातार काम करने के बाद, लगभग 11 खंडों में पूरे के पूरे ग्रंथों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित होता है, देवनागरी में प्रकाशित होता है। और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी प्रतिबद्धता का, कि एक बार उस अनुवाद के ग्रंथों को छापने वाले प्रेस के लोगों को जब ठीक वक्त पे सैलरी नहीं मिली, उनको तनख्वाह नहीं मिली, तो भिक्षु जगदीश कश्यप जी जो है अपना पैतृक मकान जो है वो बेचकर
उन लोगों को वेतन देते हैं कि आप लोगों की उपस्थिति से ये काम हो रहा है, आपकी सक्रियता से ये काम हो रहा है, ये काम रुकना नहीं चाहिए, ये काम बंद नहीं होना चाहिए। तो त्रिपिटक साहित्य के हिंदी अनुवाद के साथ-साथ व्याकरण के लिहाज से भी उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, पाली महाव्याकरण नाम से। अंग्रेजी के साथ चीनी भाषा तक के वो जानकार थे। तो और भी लगभग दर्जनों ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो एक बहुत ही विद्वान लेखक के रूप में, बौद्ध चिंतक के रूप में और एक दूरदृष्टा अनुवादक के रूप में उन्होंने जो दिया आधुनिक भारत को, हम जैसे नई पीढ़ी के बौद्ध जिज्ञासुओं को, निश्चित रूप से वो भी अपने आप में एक अनुकरणीय, प्रेरणादायक और बहुत ही दूरदर्शी निर्णय था। एक और घटना का जिक्र आता है और वो बड़ा अद्भुत बात थी कि जब उनका चीन में जाना हुआ एक बार, तो चीन से चूंकि उन्होंने पढ़ रखा था कि जो भिक्खु हवेन सांग थे, जो सदियों पहले भारत में आए थे, और निश्चित रूप से उनके यात्रा वृत्तांत ने प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करवाई। तो वो हवेन सांग के जो अस्थि अवशेष थे वो लेकर आते हैं भारत में चीन से। और जब नव नालंदा महाविहार बन रहा था, तो वहीं पे हवेन सांग मेमोरियल नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं उसके समानांतर ही। और ये भी उनकी दूरदर्शिता ही कही जाएगी, उनकी बुद्धिमत्ता ही कही जाएगी कि जिस व्यक्ति ने प्राचीन भारत के इतिहास को संजोने का काम किया, उसे सहेजने का काम किया, उसकी अस्थियों को चीन जाकर लेके आते हैं और उसके नाम पर एक ऐसा संस्थान निर्मित करते हैं जो आज भी काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। ठीक इसी तरह से एक प्रसंग उनके सीधे साधे व्यक्तित्व को बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित करता हुआ पढ़ने को मिला कि एक बार जब बिहार के राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन उनसे मिलने के लिए आए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति, और जिसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है एक बौद्ध चिंतक के रूप में, ऐसे व्यक्ति के से जब मिलने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बिहार के राज्यपाल थे वो मिलने के लिए आते हैं, तो भिक्खु जगदीश कश्यप जो है एक टूटी हुई चारपाई पर बैठे हुए किसी पांडुलिपि का अध्ययन कर रहे थे, उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहे थे। और फिर जाकिर हुसैन भी इतने प्रभावित होते हैं कि कुर्सी की बजाय उनके बराबर जाकर उसी चारपाई पर बैठ जाते हैं। ठीक इसी तरह से एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो उनके व्यक्तित्व के बारे में है, कही जा सकती है, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है। देश भर में आज हम जितने भी लेखक देखते हैं, जितने भी चिंतक देखते हैं, जिन्हें हम बुद्धिजीवी मानते हैं, अधिकांश लोगों का जो रुझान रहता है, उनकी जो कार्यशैली रहती है, वो ये रहती है कि कमरे में बैठकर गरीबों पर, झोंपड़ियों पर कविताएं लिखने वाले लेखक बने हुए रहते हैं। और बहुत विद्वान भी होंगे तो अपने विश्वविद्यालय की परिधि से बाहर नहीं निकलने वाले लोग होते हैं। लेकिन भिक्खु जगदीश कश्यप ने जिस रास्ते को चुना, जिस मार्ग को चुना, वो इस मामले में भी इस लिहाज से भी ऐतिहासिक और दूरगामी था कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर गांव-गांव का भ्रमण करते हुए और लोगों को आंदोलित करने का काम किया, उन्हें उस ऐतिहासिक विरासत से परिचित करवाने का काम किया। और उस दौर में अब देखिए, जब नए संचार के इतने साधन साधन रहे होंगे और नए यातायात के साधन रहे होंगे, उन उस विकट समय में लगातार प्रचार प्रसार का काम करना, लोगों से मिलना, उनसे सहयोग लेना, ये सब काम करते हुए तो एक चिंतक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में कमरे में बंद होकर सिर्फ अध्ययन, लेखन, चिंतन मनन करने की बजाय भिक्खु जगदीश कश्यप जो है वो लोगों के बीच जाते हैं और निरंतर एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। और उन्हीं के प्रयासों का रिजल्ट था, परिणाम था कि बिहार जो अपने गौरव को लगभग भूल चुका था, क्योंकि हजारों साल पहले जब हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो उसके जो मुखिया थे, उसके जो अध्यक्ष थे, वो भी बिहार से एक शीलभद्र नाम के भिक्खु थे। तो कुछ लोग तो भिक्खु जगदीश कश्यप को शीलभद्र की ही कड़ी में रखते हैं कि जिस तरह से भिक्खु शीलभद्र ने सदियों पहले नालंदा विश्वविद्यालय का प्रशासन संचालित किया, उसे नई ऊंचाइयां दी, ठीक वही गौरव आधुनिक काल में भिक्खु जगदीश कश्यप ने बिहार को दिया। तो निश्चित रूप से उनके काम आज भी बहुत ही सराहनीय है और ऐसे स्थायी काम है जो कई पीढ़ियों तक, कई सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे, उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे जीवन के अंतिम दिनों में। और ये सभी बहुजन महापुरुषों के साथ है, विद्वान लोगों के साथ है कि वो अपने शरीर की चिंता कम करते हैं और जिस मिशन के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए काम करते हैं, दिन रात उसी पर केंद्रित रहते हैं।
और यही काम करते हुए अंततः भिक्खु जगदीश कश्यप भी बीमार पड़ते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में वो राजगीर चले जाते हैं, जहाँ पे एक जापानी विहार में उनका परिनिर्वाण होता है। और बहुत कम समय में ही भिक्खु जगदीश कश्यप जो है 1976 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देखिए 1908 में जन्म हुआ था, तो लगभग 68 ईयर्स का उनका जो जीवन काल है, इन 68 सालों में वो इतना कुछ कर जाते हैं कि आधुनिक भारत का जो बौद्ध आंदोलन है, वो एक तरह से पुनर्जागृत हो जाता है, एक तरह से फिर से खड़ा हो जाता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म दीक्षा के बाद जो लोग बौद्ध बने, उनको जब साहित्यिक विरासत की जरूरत पड़ी, जब धम्म ग्रंथों की जरूरत पड़ी, वो निश्चित रूप से इसी तिकड़ी ने, जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बदंत आनंद कोसलायन और भिक्खु जगदीश कश्यप की थी, इनके द्वारा अनुवादित ग्रंथ हमें पढ़ने को मिले, बार बार मिले। तो उनके प्रयासों को, उनके योगदान को हम पूरे धम्मभूमि परिवार की तरफ से शत शत नमन करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूं। बस अंतिम बात जोड़ूं, वो है कि इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं बीआरसी के प्लेटफॉर्म पर, तब भी धम्मभूमि के कामों को यदि आप देखेंगे, हो सकता है कि संस्थानों की स्थापना धम्मभूमि का लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी धम्मभूमि का मुख्यालय हो, या फिर श्रद्धेय बंते जी की प्रेरणा से देश भर में अलग अलग जगहों पर बन रहे विहार हो, या फिर हमारी बीआरसी अलीगढ़ हो, हर एक जगह पर धम्म को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास हो रहे हैं। और ये काम भी उसी विरासत का हिस्सा है, उसी कड़ी को और आगे बढ़ाने का, और विस्तार देने का, और व्यापक बनाने का प्रयास है। तो ऐसे में हम देश भर से जुड़े हुए जो उपासक उपासिकाएं हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम श्रद्धेय बंते जी के बारे में आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब लोग बात करें, भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के भारत में धम्म के उत्थान में योगदान पर चर्चा करें, तब निश्चित रूप से आज हम सब जो प्रयास कर रहे हैं, भले ही हमारे प्रयास वो चिड़िया की तरह हो, जिसका जिक्र बंते जी ने जंगल की आग किताब में किया है, लेकिन तब भी अगर हम सब लोग सामूहिक प्रयासों से इस आंदोलन को, हो सकता है कि जितना हम चाहते हैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तब भी ऐसे महापुरुषों की सद प्रेरणा, उनका सानिध्य, एक तो वो लोग हैं जिनके परिनिर्वाण के बाद उनके योगदान पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, और हम उनके बारे में किताबों में पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोज देख रहे होंगे, उनके फोटोज देख रहे होंगे। लेकिन इसके समानांतर इस समय में जब हम जी रहे हैं, हम सबके सामने भी एक अवसर है कि हम अपनी सक्रिय सहभागिता से, अपने रचनात्मक योगदान से, जिस किसी भी रूप में हम सहयोग कर सकते हैं, इस सदी में जो बौद्ध आंदोलन चल रहा है, जो बौद्ध विरासत को सहेजने का काम चल रहा है, लोगों तक धम्म पहुंचाने का काम चल रहा है, शहरों से लेकर, गांव से लेकर ढाणियों तक, दूर दराज के गांवों तक, और उन तमाम जगहों पर हम भी अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे प्रयासों पर भी गर्व कर सके, और हम भी इस महान बौद्ध विरासत को के वाहक बन सके, इसे आगे ले जाने में अपनी सक्रिय सहभागिता कर सके। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदन। जी, हार्दिक आभार।